नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। चार के वार में सबसे पहले आज बात होगी 2023 के रण की। 2023 को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। देखिए, बिल्कुल चार के वार में मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और कैसे पुलिस ने इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया। अगली खबर के लिए चलेंगे सुरभि के पास। और चार के बार में अगली खबर मैं आपको बताऊंगी कि बिहार की सियासत में चल रहे सियासी भूचाल से जुड़ी हुई ये खबर होगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार में शामिल आरजेडी कोटे के मंत्रियों में लगता है कि इन दिनों रेस लगी हुई और रेस इस बात की कि आखिर कौन ज्यादा विवादित बयान देगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद एक और मंत्री ने ऐसा ही विवादित बयान दे दिया। अगली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी आयुष। जी बिल्कुल, चार के वार में आखिरी बात होगी दुश्मनों की नापाक साजिश की। जी हाँ, गुरदासपुर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को ध्वस्त कर दिया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहली बड़ी जानकारी आपको बताएंगे मेरी सहयोगी मीमांसा। जी, तो चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहां चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती है। यहां पर निष्पक्ष चुनाव के लिए वो प्रतिबद्ध है। तो 3 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड ये 3 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वैसे 2023 में 9 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन शुरुआत हो रही है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के साथ, जहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और इन तीनों ही राज्यों में जो कार्यकाल है वो मार्च तक खत्म हो रहा है और ऐसे में जो चुनाव की तारीख हैं अब उनका ऐलान हो चुका है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान एक ही दिन 2 मार्च को होगा। चुनावों की दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहां पर चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती है। ऐसे में चुनाव आयोग की जो पूरी प्राथमिकता रहेगी वो होगी कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न कराए जाएं। और जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा में पूरी तरह से बीजेपी की सरकार और जो सहयोगी दल हैं उनके साथ जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें दरार की बात कही जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहने वाली है इन 3 राज्यों में? बिल्कुल, हम एक के बाद एक बात करते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि जब टारगेट 400 पार है तो आपको दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तब जाके आपका 2024 का जो 400 पार का आंकड़ा है वो पूरा हो पाएगा। और दरअसल अभी 303 है, तो 303 में नॉर्थ में कई ऐसी जगह है जहां आप अपने परचम पे ज़रूर हैं पर जाहिर तौर पे आप कुछ ना कुछ सीट्स लूज़ करेंगे, तो वो सीट गेन करने में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ये आपको मदद करेगा। अब बात पूरी हम ढंग से अपने दर्शकों को समझाते हैं कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय ये 3 विधानसभा चुनाव की तारीखें आज ऐलान हो चुकी हैं। तीनों पे 60 सीटें हैं अलग अलग और 31 सीटों का आंकड़ा जो है मैजिक नंबर है। अब केवल त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, दोनों राज्यों मेघालय और मणिपुर में जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है। अब त्रिपुरा में बीजेपी के मुख्यमंत्री, जबकि नागालैंड और मेघालय में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा का लेफ्ट का जो गढ़ है वो ढहा दिया था। उसके बाद विप्लव देव सीएम बने थे। अब उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया गया। वहाँ पर 36 सीटें विप्लव देव के अध्यक्षता में उसके बाद सरकार बनाई गई। अब अगर हम बात करें कि ज़्यादा बड़ी चुनौती कहाँ पर है, तो मेघालय में 59 सीट्स हैं। कांग्रेस के पास 21 सीटों पर जीत मिली थी। अब दूसरे नंबर पर एनपीपी रही, जिसके खाते में 19 सीटें आई थी और बीजेपी को 2 सीटों की केवल जीत मिलने के बावजूद भी सहयोगी दल के साथ वहाँ सरकार तो बना ली, लेकिन आपने 5 साल निकाले, एंटी इनकम्बेंसी होती है और जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं
अब जब बात करेंगे, टेबल टॉक होगी, तो वो चाहेंगे कि किस तरह के आंकड़ों में चुनाव में उतरा जाए। वहीं बीजेपी ये चाहती है कि धीरे धीरे वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ हो, वहां पर सहयोगी दलों का सहयोग ना लेके अकेले चुनाव में उतरे या इस तरह से उतरे जो 50-50% हो। तो यहाँ पर एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। वहीं ममता बनर्जी भी अब अपना इंटरेस्ट ज्यादा ढंग से चाहे त्रिपुरा में चाहे बाकी के 2 राज्यों में ले रही हैं। इसके साथ हम बात करें कि यूडीपी के पास, मैं बात कर रही हूँ मेघालय की, यूडीपी के पास 6 सीटें मिली थी, अन्य दलों के खाते में 11 सीटें आई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी मेघालय में सरकार बनाने पे कामयाब रही, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से पूरी रणनीति तय करी। नागालैंड में भी चुनौती बड़ी है, 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बीजेपी की सहयोगी बिल्कुल अदिति, जो बात आप कह रही है, देखिए विधानसभा चुनाव तो है ही महत्वपूर्ण, साथ ही साथ 2024 के लिए भी टोन सेट करनी है बीजेपी को, और ऐसे में जो सहयोगी दल हैं उनको साधते हुए आगे भी बढ़ना है और यहाँ पर अपनी दावेदारी मजबूत करनी है, क्योंकि उत्तर में अगर किसी तरह का नुकसान होता है लोकसभा चुनाव में तो उसकी जो भरपाई है वो दक्षिण से और पूर्वोत्तर से ही करनी होगी बीजेपी को। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। अखिलेश यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया था कि यहां पर किसानों के खेत तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए। वो जो इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की, मैं आपको बधाई देता हूं और जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रदेश से शुरू हुई योजना जहां पर खेत को पानी, घर में पानी का इंतजाम किया, वही तो भारत सरकार नकल कर रही है। जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं ना कहीं आपकी देन है। जिस सरकार ने एक उदाहरण पेश किया हो, और न केवल इरिगेशन में और भी क्षेत्रों में, मैं ऐसे सरकार के लोगों को बधाई देता हूं, और खासकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। जहां इतना विकास हो रहा हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनके मुद्दे, उनके फैसले हमें और आपको पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने जितना प्रचार करना चाहिए था, आपने भगवान विष्णु, उनके अवतार भगवान नरसिम्हा जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। देखिए, खम्मे केसीआर की रैली को आप देख रहे हो तो यहाँ पर विपक्षी एकता दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं, भगवंत सिंह मान वहां पर पहुंचे, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को भी बरसते भी नजर आए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के माघ मेले में धर्मांतरण की साजिश का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने मेला क्षेत्र में मुस्लिम और हिंदू धर्म से संबंधित आपत्तिजनक लेख वाली 204 किताबों को जब्त किया। साथ ही 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। धर्मांतरण का गंदा खेल, नफरत फैलाने का प्लान फेल, कट्टरपंथियों का मिशन धर्मांतरण,
इन दो तस्वीरों में दिख रहे ये लोग तो महज वो प्यादे हैं जिनके जरिए नफरत के इस खेल के आका अपना मिशन पूरा करते थे। सबसे पहले बात प्रयागराज में धर्मांतरण की साजिश के खुलासे की, जिसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को प्रयागराज के माघ मेले में हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक लेख वाली किताबों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने मेला क्षेत्र से मुस्लिम और हिंदू धर्म से संबंधित आपत्तिजनक लेख वाली 204 किताबों को जब्त किया, साथ ही 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इन किताबों को माघ मेले में बेचा जा रहा था। उनमें कुछ ही हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं, बाकी इस्लाम से जुड़ी। हिंदू धर्म की पुस्तकों में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनकी उन्होंने गलत व्याख्या की है, इससे उनके इरादे संदिग्ध लगते हैं। अभी फिलहाल में कोई धर्म परिवर्तन का कोई इनका केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये 2 लड़के जो आज जो हम लोगों ने जेल भेज रहे हैं, ये जो बुक्स बेच रहे थे ये पहले हिंदू थे, मैंने प्रेस नोट में आपको बताया दिया है, अब वो मुस्लिम है। और एक बात और करते थे कि इनके हिंदू के कार्ड भी बना रखे थे, आधार कार्ड, और मुस्लिम के नाम से भी। तो जब ये हिंदू मेले में जगहों पे जाते थे वहाँ अपना आधार कार्ड ले जाते थे हिंदू वाला, जो ओरिजिनली इनका पहले नाम था उस नाम से। आरोपियों के नाम महमूद हसन गाजी, मोहम्मद मुनीश और समीर है। गिरोह का सरगना गाजी है, जो कि फतेहपुर का रहने वाला है। गाजी प्रयागराज के मरियाडी में इस्लामिया हिमदादिया मदरसे में टीचर है। वह पैगामे पैदानियत संस्था का प्रेसिडेंट भी है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के तार अबू धाबी से जुड़े हैं। जिस व्यक्ति को ये लोग किताबें दे रहे थे उसकी फोटो और मोबाइल नंबर ले रहे थे और फिर फोटो मोबाइल नंबर अबू धाबी भेज दिया करते थे। वहां से इन्हें आर्थिक मदद मिलती थी। इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया कि वे हिंदू धर्म के वेद से श्लोक प्रिंट करते हैं। इसके बाद श्लोकों का अर्थ का अनर्थ निकालकर दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, ताकि इसके जरिए गरीब लड़कों को धोखे से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं। अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रशांत झा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अवनीश विद्यार्थी, आपके पास आते हुए कैसे इसका खुलासा हुआ? ये कई किताबें बताई जा रही हैं जो कि वहां से जब्त कर ली गई और कई आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है, खुलासा कैसे हुआ? देखिए, पुलिस को इस तरह की सूचना मिली कि माघ मेला वहाँ पर लगा हुआ है। इस वक्त बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहाँ पर स्नान के लिए पहुँचते हैं और ऐसे में कल्पवासी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। और उस दौर में जो है पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ युवक वहाँ पर छद्म नामों से जो है वहाँ लोगों के बीच जा रहे हैं और ख़ासतौर पर गरीब तबके को आइडेंटिफाई कर करके उनको जो अवैध साहित्य हैं या इस तरह के प्रतिबंधित साहित्यों को उनको देने का काम कर रहे हैं और फिर जो है बाकायदा उनको मोटिवेट किया जा रहा है धर्मांतरण के लिए। इसमें 2 प्रमुख बातें जो है वो खास तौर पर हैं कि एक तो जो 3 लोग पकड़े गए उसमें से एक जो है वो एक मदरसे का अध्यापक है। इसके अलावा 2 अन्य हैं जो अलग अलग इस्लामिक संगठनों में जो है प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश का काम देखते हैं या आसपास स्टूडेंट यूनियन का काम देखते हैं। और इन्होंने बाकायदा जो है जिन लोगों को अपने संपर्क में लिया उनके टेलीफोन नंबर, उनकी फ़ोटोज़ वो क्लिक करते थे और आबू धाबी से उनका संपर्क था गल्फ से, और वहाँ से फिर उनको जो है इस संबंध में आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि उनके इकोनॉमिक ट्रेल के बारे में जानकारी करने के लिए अभी दूसरी एजेंसियों को भी लगाया गया, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में जैसे आपने कहा पहले भी धर्मांतरण को लेकर के एक पूरा नेटवर्क जो है वो बेनकाब हुआ था। पिछले साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का नेटवर्क आया था जहां कुछ जो है जो शिक्षाविद थे उन्होंने किस तरीके से वहां आसपास इसी तरीके से मूक बधिर या जो कमज़ोर हैं, निसक्त हैं, उन लोगों को जो है अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की और उनके माध्यम से धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो सामने आया। वापस लौटेंगे पटना से प्रशांत झा भी लगातार बने हैं। प्रशांत, इस धर्मांतरण धंधे का जो बिहार में कनेक्शन है वो किस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ और वहां पर अभी तक किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली वगैरह के जो इलाके हैं, इन इलाकों में धर्मांतरण का खेल काफ़ी समय से चल रहा था और इसको रोकने के लिए लगातार बजरंग दल जैसे जो संगठन है वो लगा हुआ था। आज भी जब वैशाली के जंदाहा में
जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो पहुंचे थे, वहां कुछ लोगों को वो धर्मांतरण करवा रहे थे, पैसे का लोभ दे रहे थे। तो ये जानकारी जैसे ही बजरंग दल वालों को मिली तो बजरंग दल की एक टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने धर्मांतरण करा रहे ईसाई के जो पादरी थे और उनके साथ एक महिला थी, उसके साथ मारपीट किया, उसको पकड़ा और उसको वहां इलाके से भगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह खेल कोई नई बात नहीं है। बिहार में पश्चिम चंपारण का इलाका हो, पूर्वी चंपारण का इलाका हो, वैशाली का इलाका हो, चाहे मुजफ्फरपुर का इलाका हो, चाहे कैमूर और भभुआ का इलाका हो, इन इलाकों में जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं और जो पादरी हैं वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको किसी तरह ईसाई धर्म में शामिल कराया जाए और उनको इसके एवज में कुछ पैसे दिए जाएं ताकि वो लोभ में आकर ईसाई धर्म को कबूल कर लें और अपना हिंदू जो सनातन धर्म है उसको छोड़ दें। इस खेल को लेकर के कई बार हंगामा भी हुआ, कई बार मारपीट की भी घटना हुई, बावजूद जो धर्म के लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इससे अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। जी, ये धर्म परिवर्तन का जो पूरा एजेंडा चल रहा है और ये खेल चल रहा है, धीरे धीरे इसका खुलासा भी हो रहा है और कई राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। आप देख रहे हैं 4 का वार। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं और खबरें लेकर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अपना 64वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर आइए हम आपको उनके जीवन से जुड़ी खास बातों से रूबरू कराते हैं। कभी खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान में जुट जाना, तो कभी औचक निरीक्षण करते हुए खामियों को दूर करने की कवायद। जन सेवा को अपना आदर्श मानने वाले ये नायक हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरियाणा के समालखा में जन्मे आचार्य देवव्रत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी विशेषता हासिल की। आर्य समाज के साथ जुड़े रहे देवव्रत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्रधानाचार्य रहे हैं। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट देवव्रत को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। गुजरात से पहले आचार्य देवव्रत 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले आचार्य देवव्रत को करीब 2 महीने पहले गुजरात विद्यापीठ का चांसलर चुना गया, जिसके बाद उन्होंने संस्था को गांधी जी के सपने और आदर्श को पूरा करने वाला संस्थान बनाने का संकल्प लिया। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए आचार्य कितने दृढ़ संकल्प करते हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान छेड़ा और अब तक इस अभियान के तहत 20 ट्रक से ज्यादा कचरा निकल चुका है। गांधी के आदर्शों पर चलने वाले आचार्य देवव्रत से भारत 24 के ग्रुप सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खास बातचीत की, जिसमें कई रोचक बातें भी निकलकर सामने आईं। निस्संदेह गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो 1981 में मैंने प्रधानाचार्य के रूप में संभाला था, उस समय वो बंद प्राय हो चुका था। कोई बच्चे भेजता नहीं था, बड़े गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, कोई वो फीस वगैरह भी नहीं दे पाते थे। तो उन छात्रों के लिए दिन भर में उनको पढ़ाता था और रात को गांव-गांव जाकर उनके लिए गेहूं चावल भिक्षावृत्ति करके और उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करता था। और ये काम मैंने 22 वर्ष तक किया। वो गुरुकुल जिसमें कभी कोई बच्चे नहीं भेजता था, इस समय उस गुरुकुल में 1519 प्रांतों के छात्र पढ़ते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गवर्नर बनने से पहले आचार्य देवव्रत कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिले नहीं थे। हालांकि पीएम के काम करने की शैली और उनकी दिनचर्या से आचार्य शुरू से प्रभावित रहे हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद द जेसी शो में किया था। मैं इस पद पर आने से पहले मैं कभी भी उनसे नहीं मिला, कभी मैंने उनके दर्शन नहीं, टीवी में मैं केवल देखता था, कभी उनके संपर्क में मैं नहीं आया।
लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि न मैं कभी अमित शाह जी के संपर्क में आया, न मैं कभी प्रधानमंत्री जी के संपर्क में आया, न मैं कभी राष्ट्रपति जी के संपर्क में आया, लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि उन्होंने जो सेवा मैंने शिक्षा जगत में की, किसानों के लिए की, ग्रामीण क्षेत्र में की, अब उन्होंने कैसे इस सारे काम को पहचाना ये वो ही जानते हैं। महात्मा गांधी और पीएम मोदी के राज्य गुजरात में अपने खास अंदाज में युवाओं, किसानों, आम जनों के लिए काम करते हुए आचार्य देवव्रत बतौर गवर्नर खासी लोकप्रियता भी हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर आइए हम आपको उनके जीवन से जुड़ी खास बातों से रूबरू कराते हैं। कभी खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान में जुट जाना, तो कभी औचक निरीक्षण करते हुए खामियों को दूर करने की कवायद। जन सेवा को अपना आदर्श मानने वाले ये नायक हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरियाणा के समालखा में जन्मे आचार्य देवव्रत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी विशेषता हासिल की। आर्य समाज के साथ जुड़े रहे देवव्रत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्रधानाचार्य रहे हैं। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट देवव्रत को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। गुजरात से पहले आचार्य देवव्रत 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले आचार्य देवव्रत को करीब 2 महीने पहले गुजरात विद्यापीठ का चांसलर चुना गया, जिसके बाद उन्होंने संस्था को गांधी जी के सपने और आदर्श को पूरा करने वाला संस्थान बनाने का संकल्प लिया। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए आचार्य कितने दृढ़ संकल्प करते हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान छेड़ा और अब तक इस अभियान के तहत 20 ट्रक से ज्यादा कचरा निकल चुका है। गांधी के आदर्शों पर चलने वाले आचार्य देवव्रत से भारत 24 के ग्रुप सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खास बातचीत की, जिसमें कई रोचक बातें भी निकलकर सामने आईं। निस्संदेह गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो 1981 में मैंने प्रधानाचार्य के रूप में संभाला था, उस समय वो बंद प्राय हो चुका था। कोई बच्चे भेजता नहीं था, बड़े गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, कोई वो फीस वगैरह भी नहीं दे पाते थे। तो उन छात्रों के लिए दिन भर में उनको पढ़ाता था और रात को गांव-गांव जाकर उनके लिए गेहूं, चावल, भिक्षावृत्ति करके और उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करता था। और ये काम मैंने 22 वर्ष तक किया। वो गुरुकुल जिसमें कभी कोई बच्चे नहीं भेजता था, इस समय उस गुरुकुल में 1519 प्रांतों के छात्र पढ़ते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गवर्नर बनने से पहले आचार्य देवव्रत कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिले नहीं थे। हालांकि पीएम के काम करने की शैली और उनकी दिनचर्या से आचार्य शुरू से प्रभावित रहे हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद द जेसी शो में किया था। मैं इस पद पर आने से पहले मैं कभी भी उनसे नहीं मिला, कभी मैंने उनके दर्शन नहीं, टीवी में मैं केवल देखता था, कभी उनके संपर्क में मैं नहीं आया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि न मैं कभी अमित शाह जी के संपर्क में आया, न मैं कभी प्रधानमंत्री जी के संपर्क में आया, न मैं कभी राष्ट्रपति जी के संपर्क में आया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूँ कि उन्होंने जो सेवा मैंने शिक्षा जगत में की, किसानों के लिए की, ग्रामीण क्षेत्र में की, अब उन्होंने कैसे इस सारे काम को पहचाना ये वो ही जानते हैं। महात्मा गांधी और पीएम मोदी के राज्य गुजरात में अपने खास अंदाज में युवाओं, किसानों, आम जनों के लिए काम करते हुए आचार्य देवव्रत बतौर गवर्नर खासी लोकप्रियता भी हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। और इसी के साथ इस बीच सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी हमारी निगरानी रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम लोग में आगे बढ़ेंगे और बिहार से खबर। बिहार में महागठबंधन की सरकार में शामिल आरजेडी कोटे के मंत्रियों में लगता है कि इन दिनों रेस लगी हुई है। रेस इस बात की कि आखिर कौन ज्यादा विवादित बयान देगा। अब देखें ना, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि आरजेडी कोटे के ही एक और मंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सेना पर ही वेतु का बयान दे दिया। सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूं। सुपड़ा साफ है। आपको लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है? कोई बड़ा कुछ बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बिहार की सियासत में ये नया शगुफा छोड़ा है। बिहार के सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी आर्मी पर हमला करवाती है। इस बार तो लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगी। सहकारिता मंत्री के इस बयान पर भूचाल मचना भी स्वाभाविक है। तो बस वही हुआ। मंत्री का बयान सामने आते ही उन पर चौतरफा हमला शुरू हो गए। खासतौर पर बीजेपी ने आक्रामक तेवर अपना लिया। यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सेना पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि किस प्रकार से राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। और ये भी दिखाता है कि एक व्यक्ति एक पार्टी का विरोध करते करते कभी देश का विरोध, कभी देश पर हमला, कभी हिंदुओं पर हमला और अब आर्म फोर्सेस पर हमला करने का काम आरजेडी कर रही है। ये वही आरजेडी है जिसने कि पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर उसे स्टेज्ड अटैक कहा था। ये वही आरजेडी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारी आर्म फोर्सेस ने किया था तो उन वीर शूरवीरों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये तो ढोंग है, ये तो ड्रामा है। इस तरह के बयान एक संवैधानिक ओहदेदार का कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर लेते हैं। अब भाई एक तो चंद्रशेखर जी का उदाहरण सामने है ही, सुधाकर जी का उदाहरण सामने है ही, अब विजय मंडल जी ने कहा, तेजस्वी यादव, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी को उनके कैबिनेट के सदस्य हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो ऐसे कह के अपना पिंड कैसे छुड़ा सकते हैं? जानबूझ के उनके मंत्री हर 4 दिन पर एक ऐसा अनर्गल बयान देते हैं जिससे कि बिहार की जनता का ध्यान बिहार के विकास से हट जाए, बिहार के जो प्रशासन से हट जाए और उन्हीं के बकवास पर चर्चा हो। इन बयानों से एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति इन दिनों विवादित बयानों की राह पर फायदा तलाश रही है। लेकिन अगर निशाना बीजेपी तक ही सीमित रहता तो भी गनीमत थी। लेकिन अब तो बात सेना के अपमान तक पहुंची, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या फायदे की सियासत के लिए मर्यादा की सरहदें लांघना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, आखिर ये किस तरीके की राजनीति है कि सेना को ही बदनाम करने की कोशिश, उनका नाम लेकर के इस तरीके से राजनीतिक करियर अपना चमकाने की कोशिश की जा रही है क्या सुरेंद्र यादव की तरफ से? देखिए, सुरेंद्र प्रसाद यादव गया से विधायक हैं और इस बार वो कोऑपरेटिव मंत्री बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बयानवीर होते हैं उन बयानवीरों की जो भीड़ है, जो एक लंबी कतार है, उस कतार में ये सबसे आगे आने के लिए इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। सुरेंद्र यादव जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बीजेपी सेना पर हमले करवा रही है और आने वाले समय में वो किसी देश पर हमला करेगी, इससे साफ है कि उनके पास राजनीति की या तो मर्यादा नहीं है या राजनीति की जो समझ है उसकी कमी है। क्योंकि देश को लेकर के, सेना को लेकर के और खास करके जब राष्ट्र की बात आती है और ऐसे में कोई इस तरह का बयान देना, और वो बड़ा भी एक सवाल मंत्री ये है के कि लिए, नीतीश और कहीं से तेजस्वी भी के करीबी उचित मंत्री नहीं है, कहीं क्योंकि सोची समझी रणनीति के तहत वैसे बयानबाजी नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। ये जो अभी बिहार में बयानों की बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ में ये एक नया बयान दे करके
उन्होंने एक नई जो राजनीति के जो विवाद है वो नए विवाद को जन्म दिया है। और सेना पर बात करने के लिए या फिर देश पर बात करने के लिए एक बिहार के मंत्री जो संवैधानिक पद पर होता है उसको कहीं से ये उचित नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बयान पर भी आरजेडी ने कोई उन पर टिप्पणी नहीं की है या उनको रोकने की कोशिश नहीं की है। आरजेडी के तेजस्वी यादव हो या जो बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या राबड़ी देवी हो, उन्होंने सुरेंद्र यादव को रोकने की कोशिश नहीं। प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बलों ने पंजाब के गुरदासपुर में तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जवानों ने ड्रोन से 4 चीन निर्मित पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 कारतूस को बरामद किया है। पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने नाकाम किए तस्करों के मंसूबे। सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा सुरक्षा बलों ने तस्करों के खतरनाक इरादों पर पानी फेर दिया। जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल ने गुरदासपुर के ऊंचा टाकला गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सुरक्षा बलों की टीम ने ड्रोन से 4 चीन निर्मित पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 कारतूस को बरामद किया है। बीएसएफ ने बताया कि गांव के बाहर इलाके में तैनात बीएसएफ के एक दल ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी। बीएसएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ड्रोन की आवाज की दिशा में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान पार्टी को पास के इलाके में कुछ गिरने की आवाज भी सुनाई दी। जब उन्होंने इलाके में सर्च अभियान चलाया तो वहां 4 चाइनीज पिस्टल, 8 मैगजीन एक पैकेट में बंधे हुए मिले थे। और यहाँ तैनात जवानों ने उस ड्रोन की आवाज़ सुनी। जो ही ड्रोन की आवाज़ सुनी, जवानों ने उस पर तुरंत फायर करा और फायर करने के साथ ही जवानों को ऐसा आभास हुआ कि कोई चीज़ आसमान से नीचे गिराई गई हुई है। हमारे यहाँ पर 4 से 5 अलग अलग पॉइंट पर नाके लगे हुए थे और तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया और जवानों ने बड़ी सजगता, कर्तव्य परायणता दिखाते हुए जब सर्च करी तो एक लकड़ी का पूरा पैकेट मिला और पैकेट को जब खोला गया तो उसमें 4 चाइनीज पिस्टल, 8 मैगजीन और 47 9mm के राउंड मिले। भारत में गणतंत्र दिवस नजदीक है। ऐसे में आतंकी संगठन देश की शांति भंग करने की नापाक कोशिशों में लगे हैं। वहीं आतंकी हमले की आशंका को लेकर देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली, पंजाब समेत कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसे लेकर सुरक्षा बलों की टीम अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच थानेश्वर शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, आपसे जानना चाहूंगी, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें ड्रोन देखने को मिला हो, एक बार फिर मंसूबों को नाकामयाब किया है बीएसएफ की टीम ने और फिर से ये दिखा दिया है कि भारत सेफ है हमारे हाथों में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीएसएफ की टीम हमारी हर समय मुस्तैद रहती है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत सेफ है उनके हाथों में। आज सुबह जैसे ही सुबह तकरीबन पाकिस्तान से जब भी ड्रोन दिखाई देता है, सुबह 2 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में अक्सर ये हरकत होती है, क्योंकि उस समय धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है। धुंध का फ़ायदा उठाकर ये लोग अपने मंसूबों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी की वजह से ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। आज सुबह भी जैसे ही ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी तो बीएसएफ के जवानों ने 12 राउंड उन पर फायरिंग की। 12 राउंड फायरिंग करती जैसे ही उसने एक लकड़ी का बॉक्स सा नीचे गिराया, भीमराव अंबेडकर खेल स्टेडियम है उसके अंदर वो गिराया था बॉक्स, तो जवानों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया और उसमें जब सर्च अभियान चलाया तो सर्च अभियान में उसमें से 4 चाइना मेड पिस्टल मिली, 8 मैगजीन मिली और 47 उसमें जिंदा राउंड के 9mm के वो मिले हैं, राउंड मिले हैं जी। और अभी भी सर्च अभियान चल रहा है क्योंकि बीएसएफ के जवानों को शक है कि अभी एक तो हमारी पकड़ में आ गया है मामला, कहीं और ना कुछ
गिरा के गया हो ड्रोन। जी, सीमा पार से बार बार ये नापाक साजिशें जरूर रची जाती हैं, लेकिन हर बार इन नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर दिया जाता है, असफल कर दिया जाता है हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर।